हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी। मैं हूं उन्नति और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक इमोशन इंटेलिजेंस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट बिफोर योर एग्जाम, सो वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए कि जो हमारे सिलेबस में है वो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सो बेसिकली इस पेपर के अंदर हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सेकंड टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, एबिलिटी, ट्रेट एंड मिक्स्ड मॉडल। तीसरा टॉपिक आता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपने सिर्फ यूनिट 1 भी अच्छे से पढ़ ली तो यू आर डन विद 90% ऑफ योर सिलेबस, ट्रस्ट मी। बिकॉज अगर आप यूनिट 2 और यूनिट 3 को देखें तो इसमें यूनिट 1 के जो 3rd पॉइंट के 4 पॉइंट्स थे उसमें से 2 को यूनिट 2 में लिखा गया है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, एंड बाकी 2 सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यूनिट नंबर 3 में लिखा गया है। सो बेसिकली यूनिट 1 में ही हमारी अगर हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेंगे तो वी विल बी डन विद 3 यूनिट्स। इसके बाद लास्ट हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप एंड इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं, एंड कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप और इन्हेंस करेगा, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। So without wasting any time, let's start with unit number 1, fundamentals of emotional intelligence। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है विद द इंट्रोडक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो बोला जा सकता है इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। मतलब ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर पाते हैं, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो हमारा इमोशंस चेंज हो गए, कुछ बुरा हुआ तो चेंज हो गए। इन चेंजिंग इमोशंस को समझना, इनको मैनेज करना, ये जो एबिलिटी होती है इसको ही बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस ह्यूमन लाइफ के एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट होते हैं और इनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर कोई पर्सन अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है तो वो अपनी एकेडमिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, कोई भी एरिया हो उसमें आपको सक्सीड करता हुआ ही दिखेगा। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड है इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। इसके रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज़ एंड मॉडल्स हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। कुछ स्किल्स पे फोकस करते हैं, कुछ एबिलिटीज़ पे, कुछ ट्रेट्स पे, जिससे कि कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। बट ये जितने सारे हमारे मॉडल्स एंड थ्योरीज़ हैं इसमें एक चीज़ कॉमन है, ये सारे बोलते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना, अपने इमोशंस को बैठ के पहचानना कि वाई एम आई फीलिंग दिस इमोशन। देन तुम्हें एक बार पता चल गया कि ठीक है, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, देन उसको रेगुलेट करना कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे मॉडल्स सेम चीज़ बोलते हैं, दे एक्नॉलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस। मतलब हम अपने इमोशंस को हम इन्फ्लुएंस करें, हम डिसाइड करें कि इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा नहीं करना है, इस सिचुएशन में मुझे डिप्रेस नहीं होना है, ना कि द अदर वे अराउंड कि हमारे इमोशंस से हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है तो हम कुछ भी कर दें। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट। ताकि अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी एक्सेल करना है तो उसको अपने इमोशंस को समझना आना चाहिए, उनको रेगुलेट करना आना चाहिए। सारे मॉडल्स ये ही बात पे फोकस करके चलते हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो पेपर में आएगा, जस्ट ट्राई कि आप 1-2 लाइन से उसको स्टार्ट करो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसको डिफाइन कर देना कि इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। इससे हमारी एकेडमिक, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हेल्प मिलती है चीज़ों को मैनेज करने की। बहुत सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज़ हैं, उनमें क्या कॉमन है कि सब एक्नॉलेज करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस। ये सब चीज़ें तुम जितना याद है उतना लिख के आ सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी जनरल पेपर, जो चीज़ें रटने वाली हैं वो मैं आपको बता दूँगी। फिर इंट्रोडक्शन में ही अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें बैठ के रट लेना, टाइम नहीं है तो बस सुन लो। इनमें जो वर्ड्स यूज़ हुई हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो आपको अपने आंसर्स लिखने में भी हेल्प करेंगी। टाइम है तो इसमें से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना, इट विल लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। टाइम नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले डेफिनेशन है मेयर एंड सैलोवे ने दी थी 1990 में। इन्होंने डिफाइन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशंस। कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है एक एबिलिटी जिससे हम हमारे इमोशंस को परसीव करते हैं, समझते हैं एंड देन उनको एक्सप्रेस करते हैं। समझते हैं कि मुझे इस समय क्या फील हो रहा है एंड उसको एक्सप्रेस करते हैं। एसिमुलेट इमोशंस इन थॉट्स, जो हमें इमोशंस फील हो रहा है उसको हम थॉट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है तो मैं सोचूंगी उसके बारे में कि वाई इज़ इट हैपनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक, इस तरीके से। एंड अंडरस्टैंड एंड रीज़न विद इमोशंस, इस इमोशन के पीछे का रीज़न क्या है उसको देन रेगुलेट करना, अपने इमोशंस रेगुलेट करना। एंड हमारे आसपास के जो लोग हैं अगर वो किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत एंशियस हो रहा है एंड हम उसको वही फीलिंग रेसिप्रोकेट कर दें, कोई हमसे लड़ रहा है हम उल्टा उस पर और ज़्यादा लड़ने लग जाएँ, तो इसका मतलब है कि ना तो हम खुद के इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं ना ही दूसरे के। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा तो वो अपने इमोशंस को तो रेगुलेट करेगा ही, वो उस सिचुएशन में इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करेगा बल्कि इवन उस पर्सन को भी शांत करवाएगा या फिर इग्नोर करके चला जाएगा ताकि बाद में जब वो नॉर्मल हो तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ना कि सिर्फ अपने इमोशंस को रेगुलेट करना बल्कि हमारे अराउंड जो सोसाइटी है, जो पीपल है जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके इमोशंस को भी रेगुलेट करना। ये डिफाइन किया था मेयर एंड सैलोवे ने। फिर आती है दूसरी डेफिनेशन जो कि दी थी 1997 में बारोन ने। इन्होंने डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को एज एन एरे ऑफ नॉन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट इन्फ्लुएंस वंस एबिलिटी टू कोप विद इन्वायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर। इन्होंने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है उसके अंदर की स्किल होती है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल होती है, उसके अंदर की कॉम्पिटेंसी, उसकी कैपेबिलिटी है ये कि उसकी इन्वायरमेंट में जो भी डिमांड्स हो रही हैं, जो प्रेशर्स आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी आ रही है उसके ऊपर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो उसको कोप कर पा रहा है कि नहीं, उसकी एबिलिटी। इसको उन्होंने बोला ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पर्सन की खुद की कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास मार्टिनेज पॉन्स, जिन्होंने हमें 1997 में डेफिनेशन दी थी। ही सजेस्टेड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल इंटरैक्ट विद देयर सोशल एनवायरनमेंट्स मोर सूटेबली। कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है कि हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हम अच्छे से ज़्यादा सूटेबली इंटरैक्ट कर पाएँ, जैसे कि ना तो हम किसी को हार्म करें ना कोई हमें किसी और के इमोशंस हमें हार्म करें, हमारी पीस को डिस्टर्ब करें। ही डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एज एन एरिया ऑफ नॉन कॉग्निटिव। अगेन इन्होंने भी बोला कि ये स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि एक पर्सन की एबिलिटी टू कोप, कैसे वो पर्सन कोप कर पाता है विद इन्वायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर्स, ये डिफाइन किया इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को, सेम लाइक द प्रीवियस वन। द लास्ट डेफिनेशन बोलती है जो कि हमें ईयर 2000 में गोलमैन, वोयाजीज एंड री ने दी थी। ही डिस्क्राइब्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, मोटिवेटिंग आवर सेल्फ एंड मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली इन आवर सेल्फ एंड अदर्स। इन्होंने बोला कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी है जो जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारी बल्कि जो हमारे आसपास लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी फीलिंग्स को भी हम रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है। अगर हम डाउन फील कर रहे हैं, अगर हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं एंड हम इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, अपने भी और दूसरों के भी। तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब दूसरों के इमोशंस को मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दूसरे बंदे को जाके थेरेपी देने लग जाओ, राइट। इट्स नॉट योर जॉब। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन तुम्हारे अराउंड बहुत वियर्डली एक्ट कर रहा है, उसके इमोशंस सही नहीं है इस समय, वो बहुत एंग्री है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है और इस सिचुएशन में उसने तुम्हें कुछ कह दिया और तुम उसको उल्टा कुछ कह दो, फिर लड़ाई हो, ये वो इस चीज़ को अवॉइड करना होता है, दूसरे के इमोशंस को मैनेज करना। वो कुछ भी कर रहा है उसको तुमने रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई इस समय इस पर्सन के इमोशंस ऐसे नहीं है कि हम इसके साथ कम्युनिकेट करें, तो वहाँ से निकल लेना। तो वैसे इट्स नॉट द राइट टाइम टू गिव ज्ञान। तुम लोग का एग्जाम होगा, सो लेट्स कंटिन्यू। सो अगर हम यहाँ पे क्रक्स निकालें सारी डेफिनेशंस का, प्राइमरी स्किल जो इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है वो होती है कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, समझ लिया हमने क्या इमोशन हम फील कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय करना यानी उसको यूज़ करना सही तरीके से, उसको मैनेज करना, बेसिकली ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है, जो था नेचर जो है वो हो गया। देन सेकेंड हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस, कि हम इतना बोल रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एक पर्सन की इमोशनली इंटेलिजेंट होने की। हमें नहीं होना इमोशनली इंटेलिजेंट, तो इससे क्या नुकसान होगा, तो ये हमें यहाँ पर देख के चलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, इसको बैठ के रटने मत बैठना, बहुत ही जनरल है, अपने आप से भी लिख के आ सकते हो। तो बेसिकली कोई भी पर्सन अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाता है, तो उसके अंदर तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, वो ही यहाँ पर बेनिफिट हो जाते हैं। जैसे कि रेजिलियंस हो गया, रेजिलियंस मतलब कुछ भी हो रहा है तुम्हारे आसपास, तुम उसको सहन कर पा रहे हो,
तुम उससे पूरा ऐसे टूट नहीं जा रहे हो, राइट। देन मोटिवेशन, तुम अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। अगर तुम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओगे तो तुम अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओगे। एम्पैथी, दूसरों की तरफ तुम्हारे अंदर एक एम्पैथी रहेगी, दूसरों को समझ पाओगे अच्छे से, उनके इमोशंस को समझ पाओगे। देन रीजनिंग, तुम लॉजिकली सोच पाओगे कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तो तुम रीजनिंग नहीं कर सकते हो सही से, तुम चीज़ों को लॉजिकली नहीं सोच सकते हो कि इस समय तुम्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। देन ऑफ कोर्स इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो तुम स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर पाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं चले जाओगे। देन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो वो मतलब कुछ छोटी सी बात होती है वो गुस्से में पागल हो जाता है, सड़क पे चिल्लाने लग जाता है, तो वो पर्सन सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वहीं आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे तो कितनी भी अजीब सिचुएशन हो वो तमीज़ में बात कर रहे होते हैं, किसी उनकी लड़ाई हो तो भी तमीज़ में बात कर रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाता है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इसकी वजह से जो सामने वाला है वो भी तमीज़ में फिर बात करने लग जाता है, राइट। एंड इससे क्या होता है, एंड आर पोटेंशियल टू बी अवेयर ऑफ आर इंटरनल एंड सोशल वर्ड। इससे हम लोग अपने खुद खुद के अंदर का जो वर्ड है खुद को हम अच्छे से समझ पाएंगे, एंड जो सोशल वर्ड है लोगों को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम हमारे इमोशंस में ही पागल नहीं हो जा रहे हैं तो इसमें से जो चीज़ें याद है वो लिख देना कि अगर कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट है तो इमेजिन करो, क्योंकि तुम तो शायद नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँ, तो अगर कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट है तो वो कैसा होगा, वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाता होगा, वो बहुत मोटिवेटेड रहता होगा हर समय, वो रिजिलियंट होगा, वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बेनिफिट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट होने के। देन इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन फॉर्मिंग एंड डेवलपिंग मीनिंगफुल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो वो ये, अगर तुम इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो तुम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना पाओगे, नहीं हो तो तुम्हारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी लोगों के साथ, हर दूसरे बंदे से तुम लड़ते फिरोगे, कोई रिलेशनशिप तुम्हारी लास्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक बेनिफिट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस होने का कि तुम्हारी जो रिलेशनशिप्स है वो हेल्दी रहेंगी, टॉक्सिक नहीं होंगी। तो एक स्टडी भी हुई थी, उसमें फाइंड आउट किया गया था लिंक बिटवीन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मोर सक्सेसफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब जितने लोग जिनके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस था उनकी जो रिलेशनशिप्स थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल थी एज़ कम्पेयर टू पीपल विद लो इमोशनल इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन पेव द वे टूवर्ड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। ऑफ कोर्स तुम किसी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, यू आर जस्ट अ चिल गाय, तुम किसी भी चीज़ पे पागल नहीं होते, तुम गुस्सा नहीं करते हो, तुम स्ट्रेस नहीं लेते हो फालतू में, तो उस केस में तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, मोर फुलफिलिंग लाइफ हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम इंटेलिजेंट हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो इससे तुम्हारे जो एकेडमिक है तुम्हारी, भाई जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसकी लाइफ में सब कुछ मेस्ड अप चल रहा है तो उसकी एकेडमिक उसके रिजल्ट क्या होंगे, ऑफ कोर्स। और दूसरा पर्सन जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होगी, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब इंप्रूव होगी। तो बहुत बेनिफिट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने के। इससे आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स हैं इंप्रूव होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। ऑफ कोर्स कोई पर्सन अगर स्ट्रेस में है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, गुस्से में रहता है तो नहीं कर पाएगा, बट अगर आप नॉर्मल रहते हो, चिल रहते हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इक्विप करती है कि हमारे जो डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें स्ट्रेस देती हैं, उनसे हम अच्छे से डील कर पाएँ। दी स्ट्रेसर्स अगर इनको अप्रोप्रिएटली मैनेज ना किया जाए तो इनकी वजह से क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंड दे कैन मेक एन इंडिविजुअल मोर वल्नरेबल टू सेवरल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशूज़। तो अगर हम अल्टीमेटली बोले तो इट इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी ने अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव कर ली तो वो एक ऐसी लाइफ जिएगा जो कि बहुत एनरिचिंग एंड फुलफिल्ड हो। सो विद दिस हमारा जो नेचर था कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है एंड उसका सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो कंप्लीट हो गई है। आई होप तुम सिग्निफिकेंस के अगर आया क्वेश्चन तो 5 पॉइंट तो लिख ही सकोगे, और 5 पॉइंट लिखने से पहले थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो भी आप डिफाइन करके आ सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें शीट्स भरनी है। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए ताकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्चुलाइज कर सके और हमें उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम उसको समझ सकें, उसमें हमें हेल्प कर सकें। तो जो सबसे कॉमन मॉडल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो है एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल। सो स्टार्ट करेंगे पहले से। हमारा जो पहला मॉडल दैट इज़ मेयर एंड सैलोवे 4 ब्रांच मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। किसने दिया है, मेयर एंड सैलोवे ने। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द नेम्स की एबिलिटी मॉडल किसने दिया था, मेयर एंड सैलोवे ने, ठीक है। तो जो सैलोवे एंड मेयर है इन्होंने 1990 में ये मॉडल दिया था, बट ये लोग पहले ऐसे लोग नहीं है दुनिया के जिन्होंने पहली बार इमोशंस की बात करी है। बट स्टिल जब भी बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसमें थ्योरीज वगैरह बनाने की, तो बोला जाता है कि दे आर द वंस जिन्होंने जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कॉइन किया था, इसको पहली बार ही पॉपुलराइज़ किया था, यूज़ किया था।
तो इन्होंने जो इनिशियली एक डेफिनेशन दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहले, उसमें इन्होंने बोला था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो सोशल इंटेलिजेंस का एक सबसेट, उसका एक पार्ट होता है। यानी सोशली हमें कैसे बिहेव करना है उसमें यही एक पार्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस एंड अदर्स फीलिंग्स। मॉनिटर करना है, देखना है हम कैसा फील कर रहे हैं, दूसरे कैसा फील कर रहे हैं और उनके इमोशंस क्या हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेट करना। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम हैप्पी हो, कब तुम सैड हो, कब तुम एंशियस हो, कब तुम एंग्री हो, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई। एंड फिर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना अपनी एक्शंस में, अपनी थिंकिंग में कि हमें आगे क्या करना है, करना क्या है इस इमोशन का आगे। किसी के जाके गुस्सा तो नहीं मारना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी को बकवास नहीं करनी है, शांति से बैठना है, क्या करना है वो चीज़ को डिसाइड करना। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 ब्रांच मॉडल होता है, इसमें 4 ब्रांच क्या क्या होती हैं, परसीविंग इमोशन, फैसिलिटेटिंग थॉट यूजिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन। ये हेडिंग्स याद कर लेना, परसीविंग, फैसिलिटेटिंग थॉट, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग। देखो सबसे पहले परसीव करेंगे, फिर फैसिलिटेट करेंगे थॉट को, उसको थॉट में लाएंगे, थॉट में आएगा तो क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और एक बार समझ में आ गया कि ये क्या इमोशन है, फिर हम उसको मैनेज करेंगे और फिर हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा एबिलिटी मॉडल का। तो ये जो 4 ब्रांच मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि मेयर एंड सैलोवे ने दिया था, इसमें 4 इंटर रिलेटेड एबिलिटीज़ होती हैं जिनको हियरार्किकल मैनर में अरेंज किया गया है। मतलब ये जितनी भी एबिलिटीज़ हैं ये इंटर रिलेटेड है, जो कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है, एंड इनको हियरार्किकल मैनर में दिया गया। लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या करनी है, फिर क्या करना है, ऐसे ऐसे करके हमें स्टेप वाइज चीज़ें दी गई हैं। तो जो फर्स्ट ब्रांच है मॉडल की वो है परसीविंग इमोशंस। परसीविंग इमोशंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश वंस इमोशन विद इन वन सेल्फ एंड अदर्स। मतलब ये क्या हो रहा है कि कोई इमोशन आया आपके ऊपर, जस्ट इमेजिन आपके ऊपर एकदम से गुस्सा आ गया आपको, तो आप सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ कर सको, मतलब तुम होश में होने चाहिए, कि तुम कॉन्शियस होने चाहिए कि तुम रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आया इस समय। जो इंडिविजुअल यहाँ पर अपने खुद के इमोशंस को सामने वाले के इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है उसको बोलते हैं परसीविंग इमोशन। देखो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग को गुस्सा आता है, हम कुछ कर देते हैं एंड देन वो गुस्सा चला जाता है, फिर तब हमें हो जाता है कि ओके हमें गुस्सा भी आया था। तो इसी को बोलते हैं परसीविंग इमोशन, कि जिस समय आपको वो इमोशन आ रहा है उस समय आप सोच पा रहे हो कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड परसीविंग इमोशंस। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका ये भी हो सकता है कि जैसे कि कोई फोटोग्राफ है, उसमें कोई बंदा गुस्से में दिख रहा है तो हम समझ पाएँ कि गुस्से में है, ये हैप्पी है, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई। कोई आर्ट वर्क को ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी है कि हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि ये कौन सा इमोशन है, उसको बोलते हैं परसीविंग इमोशन। एंड इसका एक और होता है कि जो दूसरे लोगों के इमोशंस हैं उसमें हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ कि वो जो सामने वाले के इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो ऑथेंटिक है या फॉल्स है। कोई हमारे आगे बैठ के रो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो असली में रो रहा है या वो नाटक कर रहा है, वो हमें पागल बना के हमारे से 500 रुपये लेके चले गए। तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि तुम्हारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम समझ पाओ इमोशंस को। जब तुम्हारे ऊपर कोई इमोशन आ रहा है तो तुम बैठ के उसको सोच पाओ कि हाँ मेरे अंदर ये इमोशन आ रहा है। ऐसा ना हो कि लाइक भाई जस्ट सी कि जो जेलें भरी पड़ी है वो इससे भरी पड़ी है कि लोगों को गुस्सा आता है, वो किसका मर्डर कर देते हैं, देन वो पूरी लाइफ जेल में बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय के अपने इमोशन को नहीं परसीव कर पाए। एंड देन दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको परसीव करना, मतलब कि वो ऑथेंटिक है या फॉल्स है उसका एक्सप्रेशन उस समय, ये डिस्क्रिमिनेट कर पाना, ये जो एबिलिटी होती है परसीविंग इमोशंस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो पहला पॉइंट लिख सकते हो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश वंस इमोशन विद इन वन सेल्फ एंड अदर्स, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश कर पाना। और दूसरा लिख सकते हो दूसरों के जो इमोशंस हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि वो ऑथेंटिक है या फिर फॉल्स है। ये तो पहला ब्रांच हो गया परसीविंग इमोशन। दूसरा है यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट। इसका मतलब होता है यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कि तुम्हारे अंदर जो भी इमोशंस इस समय हैं उसको तुम यूज़ कर पाओ डिसीजन लेने के लिए, रीजनिंग करने के लिए कि इस सिचुएशन में व्हाट इज़ गोइंग टू बी द राइट थिंग टू डू। कोई प्रॉब्लम में हो तो उस सिचुएशन में उस इमोशन के साथ तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। कोई डिसीजन लेना है तो वो सही तरीके से ले पाओ, इम्पल्सिवली डिसीजन ना लो। कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन कर पाओ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मारपीट हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये होती है यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट। पहले हमने परसीव किया इमोशन को, हमें रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ द इमोशन दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। फिर हमने उस इमोशन से थॉट फैसिलिटेट किया, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, कुछ रीजनिंग करनी थी तो वो किया, कोई डिसीजन लेना है वो लिया, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उस पॉइंट पे तो कम्युनिकेशन किया, साउंड जजमेंट लेना, इसको बोलते हैं यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट। तीसरी ब्रांच है अंडरस्टैंडिंग इमोशन। इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ इमोशंस एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ इमोशंस। इसका मतलब होता है कि उस इमोशन को बहुत ही गहराई में जाके आप समझ रहे हो कि एंटीसीडेंट क्या होंगे इस इमोशन के। मतलब अगर लाइक मेरे को इस समय
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसके आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में इससे क्या इफेक्ट होगा कि अभी सामने वाला बंदा है, मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारी लड़ाई हो सकती है, इससे मेरे को कोई दिक्कत आ जाएगी फ्यूचर में, ऐसा कुछ भी जो भी फ्यूचर में हो सकता है इस इमोशन की वजह से, उसको अंडरस्टैंड करना। साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं एबिलिटी टू लेबल इमोशंस, मतलब एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में हम उसको लेबल कर पाएँ कि मुझे इस समय कैसा फील हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में हैं, वो अपनी पूरी लाइफ डिप्रेशन में निकाल देते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है अबाउट मेंटल हेल्थ, बट आई डोंट थिंक इंडिया में तो इट इज़ स्टिल नॉट वेरी कॉमन फॉर पीपल टू लेबल देयर इमोशंस। वी मस्ट हैव हार्डली सीन आवर पेरेंट्स स्पेशली फादर्स टू बी इमोशनली एक्सप्रेसिव, क्योंकि उनको नहीं आता, उनको अपनी इमोशंस को लेबल करना नहीं आता, एंड इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, इट्स द सोसाइटी। सो इमोशंस को लेबल कर पाना कि आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम फीलिंग दैट वे, दिस इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई पर्सन अंडरस्टैंड करता है इमोशंस को, तो इट्स कि अगर वो अभी सैड फील कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि सैडनेस की वजह से होपलेसनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसोलेशन हो जाएगा एंड मे बी मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। वो इन चीज़ों को समझ पा रहा है, तो ये एक एबिलिटी है उसकी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। एंड फोर्थ वन इज़ मैनेजिंग इमोशंस। ये फोर्थ और हाईएस्ट ब्रांच होती है। अगर कोई पर्सन अपनी इमोशंस को मैनेज कर पा रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है, वो पूरा इमोशनली इंटेलिजेंट है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस, इनहेंस, मॉडिफाई और प्रिवेंट एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन वन सेल्फ एंड अदर्स। इसका मतलब कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको वो कम कर पा रहा है, गुस्सा आ रहा है तो उसको कम कर पा रहा है, खुश है तो उसको और इन्हांस कर पा रहा है, पीसफुल है इन्हांस कर पा रहा है, बहुत सैड फील कर रहा है तो उसको मॉडिफाई कर पा रहा है, कोई अपनी हॉबी करके, कुछ भी चीज़ करके। इस तरीके से जब कोई पर्सन अपनी इमोशंस को पॉजिटिव वे में मैनेज कर पाता है तो उसको बोलते हैं मैनेजिंग इमोशंस। और अगर आपने एक बार ये स्किल सीख ली देन यू आर गुड टू गो। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो इमोशंस हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं एंड जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे हम दूर जाएंगे, उनको अवॉइड करेंगे, उनको गुड पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करेंगे एंड जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, उनको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मैनेजिंग इमोशंस। सो ये जो हमारा एबिलिटी मॉडल है, अभी इसको मैं थोड़ा समराइज़ करती हूँ, उतना याद रख लेना, काम खत्म। बहुत ज़्यादा हमने इसमें कहानी पढ़ ली है, कुछ तो लिख ही पाओगे। सो सैलोवे एंड मेयर पहले लोग नहीं थे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस बनाया है, दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली, बट ये साइकोलॉजिस्ट में से कुछ पहले जिन्होंने डिफाइन वगैरह किया, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर द कॉइनिंग ऑफ द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने 4 ब्रांच का मॉडल बनाया, जिसमें सबसे पहला आता है परसीविंग इमोशन, जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं और सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं कि वो फेक है या फिर ऑथेंटिक है। दूसरा, इमोशंस को यूज़ कर पाते हैं थॉट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग। थर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग इमोशन, मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको अगर आप लेबल कर पाते हो, आपको पता चल रहा है कि इस इमोशन को क्या कहते हैं, विद एप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसका एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन कर पाते हो और समझ पाते हो कि इस इमोशन की वजह से आगे क्या होगा, एंटीसीडेंट्स क्या हैं इस इमोशन के, उसको बोलते हैं कि आपको इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आता है। एंड लास्ट वन इज़ मैनेजिंग इमोशंस। इसका मतलब है कि आप उन इमोशंस को रिड्यूस, इनहैंस, मॉडिफाई या प्रिवेंट कर पाते हो एज पर द सिचुएशन। यानी कि नेगेटिव इमोशन है तो उनको रिड्यूस, मॉडिफाई, प्रिवेंट कर पाते हो, एंड अगर पॉजिटिव है तो आप उनको इनहैंस कर पाते हो। इसको बोलते हैं मैनेजिंग इमोशंस। ये हो गया हमारा एबिलिटी मॉडल। देन हमारा नेक्स्ट आता है मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली मिक्स मॉडल नहीं है, ये है मिक्स्ड मॉडल्स। मतलब यहाँ पर 2 मॉडल हैं हमारे जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को विद पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बंदे की पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं एंड उसकी हेल्प से हमें समझाते हैं कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो बेसिकली जब हम मॉडल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका पहला मॉडल। इसके अंदर 2 मॉडल हैं ऑब्वियसली। पहला मॉडल है बारोन, मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इसको बारोन मॉडल बोलते हैं। Baron model views emotional social intelligence as a cross section of interrelated emotional and social competencies, skills and facilitators that determine how well we understand and express ourselves, understand others, relate with them and cope with daily demands, challenges and pressures. तो ये जो बारन मॉडल है ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर 2 चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ को और सोशल कॉम्पिटेंसीज़ को, जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कितने अच्छे से हमारे इमोशंस को समझ पा रहे हैं, यानी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनसे रिलेट कर पाते हैं एंड कोप कर पाते हैं विद डेली डिमांड्स एंड चैलेंजेस। और जो हमारे प्रेशर आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है उसको हम कैसे कोप कर पाते हैं वो हमें ये बताता है। सो बारन का जो ESI मतलब इमोशन सोशल इंटेलिजेंस मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास 5 मेजर फैक्टोरियल कंपोनेंट्स हैं। इनको याद करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको फर्दर सब फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है हमारे, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, जनरल मूड। इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहला इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है
अपना खुद का, ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से रिलेटेड। तो पहला हो गया इंट्रापर्सनल, दूसरा हो गया इंटरपर्सनल। किसकी बात करें हम? बार ऑन मॉडल की। बार ऑन मॉडल में पहला है इंट्रापर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल। अब ये इंटर करते करते हमें हो गया है स्ट्रेस, तो इस तीसरा क्या है हमारा? स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस हो गया तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा और जनरल मूड में आना पड़ेगा, अपने खुशी, हमें हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म में आना पड़ेगा। तो तीसरा है हमारा चौथा है हमारा अडेप्टेबिलिटी एंड पांचवा है हमारा जनरल मूड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बार ऑन मॉडल में पहला था इंट्रापर्सनल, फिर था इंटरपर्सनल, अब इंटर करते करते हमारे को गया स्ट्रेस, तो हम करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तीसरा है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे कैसे? करेंगे बाय अडेप्टेबिलिटी, और इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? हमारा जनरल मूड। आई नो इट इज़ वेरी वियर्ड, बट मे बी तुम्हें याद रह जाए, तुम्हें एग्जाम में याद आ जाए, मार्क्स मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक एक, ये पाँचों को एक एक करके पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। पहला है इंट्रापर्सनल स्केल। इंट्रापर्सनल स्केल बताता है कि जो इंडिविजुअल है उसका किस लेवल का सेल्फ अवेयरनेस है, किस लेवल का सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुद को कितना वो बंदा समझ पाता है, अपनी फीलिंग्स को कितना समझ पाता है, कितना एक्सप्रेस कर पाता है, वो आता है इंट्रापर्सनल स्केल के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? इसके अंदर आती है सेल्फ रिगार्ड। सेल्फ रिगार्ड का मतलब होता है खुद को परसीव करना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को अंडरस्टैंड करना एक्यूरेटली। सेल्फ रिगार्ड मतलब खुद को समझना, ठीक है, खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद को एक्सेप्ट करना, ये एक स्किल होती है। देन दूसरा इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को तो तुम समझ रहे हो, साथ साथ अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहना, ये होती है। एंड तीसरा है असर्टिवनेस, यानी कि जो भी तुम्हारे फीलिंग्स हैं, तो जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर पाना इफेक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या हो गए? सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ अवेयरनेस एंड देन हमारा असर्टिवनेस। सेल्फ रिगार्ड मतलब खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना सबसे पहले, फिर अपने इमोशंस को समझना। तीसरा असर्टिवनेस, असर्टिवनेस मतलब अपनी फीलिंग्स को अच्छे से इफेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस कर पाना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब सेल्फ रिलायंट होना, किसी पे इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस का यहाँ पर मतलब है कि तुम इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स द एबिलिटी टू स्ट्राइव टू अचीव पर्सनल गोल्स एंड एक्चुअलाइज वंस पोटेंशियल, मतलब तुम्हारा फोकस किधर होना चाहिए? अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर होना चाहिए और अपनी पोटेंशियल को अचीव करने के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी और के इमोशंस को फुलफिल करना, किसी और के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना, राइट। तो ये हमने जो सबसे पहला पढ़ा बार ऑन मॉडल में, सबसे पहला इंट्रापर्सनल में सबसे पहला पढ़ा सेल्फ रिगार्ड, खुद को समझना, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को समझना, असर्टिवनेस, जो इमोशंस समझे हैं उनको एक्सप्रेस करना, गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को बोल दो कि हमें ये प्रॉब्लम है आपसे, प्लीज़ इसको मत करो यहाँ पर। फोर्थ इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड नहीं करना कि किसने ऐसा बोल दिया मैं घर पर बैठ के रोती रहूँगी, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने गोल्स की तरफ, अपने पर्सनल गोल्स की तरफ काम करना, अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल। सेकेंड है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल बात करता है एक पर्सन की सोशल अवेयरनेस के बारे में, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स के बारे में। इसमें आती है सबसे पहला एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि आप दूसरों को कितना, आपको मतलब कितनी आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अवेयर और अंडरस्टैंड हो कि वो दूसरे बंदे कैसा फील कर रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में आप कितना समझ पाते हो। फिर दूसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब कि क्या आपके अंदर एबिलिटी है कि आप म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर पाते हो कि नहीं, जिसमें आप भी सेटिस्फाइड हो और जो सामने आपके रिलेशनशिप, आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं इंटरपर्सनल स्केल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। लाइक तुम कॉलेज में गए हो तो तुम किसी सोशल ग्रुप के, फ्रेंड ग्रुप है उसके साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, लाइक तुम्हारी एज के जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट वेरी एसेंशियल कि कोई पर्सन अपने जो बाकी लोग हैं उनके ग्रुप में फिट इन हो जाके उनसे रिलेट कर सके। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो ग्रुप कैसा है एंड आपके गोल्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, बट स्टिल लाइक एज अ मॉडल उन्होंने ओवरऑल बना दिया है। तो इंटरपर्सनल में हमारी एम्पैथी आती है, दूसरों के फीलिंग्स इमोशंस को समझना। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब तुम्हारी लाइफ में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, क्या तुम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं। एंड सोशल हो गया एज अ होल, अगर तुम किसी भी सोशल ग्रुप का पार्ट हो तो वहाँ पर तुम अच्छे से बिहेव, कनेक्ट, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो दूसरा वाला हो गया हमारा, फिर आ गया हमें स्ट्रेस, जो कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड इम्पल्स कंट्रोल। स्ट्रेस टॉलरेंस मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो तुम उसको टॉलरेट कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब एबिलिटी टू इफेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली मैनेज इमोशंस, जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं उनको तुम इफेक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली मैनेज कर पाते हो कि नहीं, ये होता है स्ट्रेस टॉलरेंस। एंड इम्पल्स कंट्रोल मतलब द एबिलिटी टू इफेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली कंट्रोल इमोशंस इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई,
वहाँ पर किसी ने आपको बहुत बुरा बोल दिया एंड वहाँ पर आप लड़ाई करने के बजाय कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके कर पा रहे हो, तो वो होता है इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्सिवली कुछ बहुत बुरा हो गया, तुमने इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजन लेना। तुम ऐसा तो नहीं करते हो। ये दो चीज़ आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। पहला स्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशंस को मैनेज कर पाना, एंड दूसरा इम्पल्स कंट्रोल, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपनी इमोशंस को कंट्रोल रख पाना। ये 2 पॉइंट आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। फिर है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी के अंदर आता है रियलिटी टेस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अडेप्टेबिलिटी में मेनली आता है कि एक पर्सन के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो चेंज के साथ कैसे डील कर पा रहा है कि नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहला रियलिटी टेस्टिंग, मतलब क्या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सटर्नल रियलिटी के साथ वैलिडेट कर पा रहे हो? क्योंकि कभी कभी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत नॉन रियलिस्टिक होती हैं। तो क्या तुम प्रैक्टिकली देख पा रहे हो कि भाई दिस इज़ माई रियलिटी, दिस इज़ हाउ आई शुड बी थिंकिंग राइट नाउ, दिस शुड बी माई एक्शन। मुझे अपने फीलिंग्स को के ऊपर ओवरवेलम होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये होता है रियलिटी टेस्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिटी टेस्टिंग करें। देन फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है वो अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं अपनी फीलिंग्स और थिंकिंग को नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लाइक मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने हु हैव शिफ्टेड आउट फॉर कॉलेज, उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन करनी पड़ी होगी नई सिटी में, नए प्लेस में। मे बी यू मस्ट बी हैविंग अ रूममेट, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता होगा। तो यू आर प्रैक्टिकली लर्निंग इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली। तो इसको भी बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि नहीं। एंड देन लास्ट वन इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू सॉल्व पर्सनल एंड रिलेशनशिप रिलेटेड इशूज़। ये भी अडेप्टेबिलिटी में आता है कि जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इशूज़ आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। देन नेक्स्ट हमारा है जनरल मूड स्केल। ये बताता है कि पर्सन का लेवल ऑफ सेल्फ और इंटरनल मोटिवेशन, कि वो पर्सन क्या नॉर्मली मोटिवेटेड रहता है खुद से। ये नहीं कि उसको बाहर से संदीप महेश्वरी आके रोज़ मोटिवेट करता हो या वो रोज़ मोटिवेशनल वीडियोस देखता हो, ऐसा नहीं। उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कितना है, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहला ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव और ब्राइट साइड देखता है वो लाइफ की। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि लाइफ की मतलब बुरी चीज़ देखते हैं हर चीज़ में, कि भाई बारिश पड़ गई, कीचड़ हो गया, एंड आज तो ये चीज़ हो गई, मतलब कुछ तो बुरा, कुछ छोटी सी भी बुरी चीज़ हो गई, तो वो उनका फोकस सिर्फ उस पर ही रहेगा थ्रू आउट द डे। एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट, बट हाँ, इसको ही बोलते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो। और कोई लोग होते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ चॉइस, बट हाँ, वी कैन चूज़ समटाइम्स कि हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करें नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना। समटाइम्स इट्स द सिचुएशन दैट मेक्स अस फोकस ऑन दोज थिंग्स, बट ठीक है, जो भी है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ पे देखना। एंड भी है हमारा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब भाई, हैप्पीनेस मतलब खुशी, कि क्या जो पर्सन है क्या वो खुद से खुश है, दूसरों से खुश है, और जनरली अपनी लाइफ से खुश है कि नहीं। उसको बोलते हैं जनरल मूड स्केल। सो विद दिस हमारे जो बारन मॉडल की पाँचों के पाँचों फैक्टर्स थे हमने पढ़ लिए। इंटरपर्सनल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड जनरल मूड। इसको एक बारी रोक के, एक बारी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बारी वापस से इसको देख लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गोलमैन्स मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मिक्स मॉडल का दूसरा, पहला था बारोन का, अब ये है गोलमैन वाला। इसको देख लेते हैं एक बार। इन्होंने क्या डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को? कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्फ एंड मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवर सेल्स एंड आवर रिलेशनशिप। अब तो मैं इसको डिफाइन करते करते थक चुकी हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अपनी फीलिंग को रिकॉग्नाइज़ करना, दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ करना, खुद को मोटिवेट करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करना। ओके, चलो अब इन्होंने अपने मॉडल के अंदर क्या बोला? इन्होंने अपने मॉडल के अंदर 4 क्लस्टर्स बताए हैं और 18 कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर डाली हैं इन्होंने। चलो इन्होंने, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ऊपर इन्होंने जो था पिछला वाला मॉडल से 5 फैक्टर्स है, इधर 4 फैक्टर्स हैं। देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा है सोशल अवेयरनेस एंड चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये 4 क्लस्टर्स को हम लोग मेनली 2 ब्रॉडर डोमेन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्सनल कॉम्पिटेंस जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है, एंड सोशल कॉम्पिटेंस जो कि हमारी यूनिट नंबर 3 है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारा यूनिट 2 और 3 भी एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भाई सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है यहाँ भी वही पढ़ोगे, और अगर मैं यूनिट 2 अलग से भी पढ़ाऊँ तो सेल्फ अवेयरनेस चेंज नहीं हो जाएगा, राइट? जो होता है वही होता है। तो अभी यहाँ पर फोकस करना। तो पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंदर इसके 2 चीज़ें, जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट है। पर्सनल कॉम्पिटेंस के आते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ आ रहा है, अपने आप को, अपने बारे में अवेयर रहना, अपने आप को मैनेज करना, अपनी इमोशंस को। पर्सनल में आता है। बाकी जो सोशल वाले हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला है, ये आता है सोशल अवेयरनेस में, ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस में। तो पर्सनल कॉम्पिटेंस का जब सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस क्लस्टर, इसके अंदर आती है हमारी 3 चीज़ें। पहली है हमारी इमोशनल अवेयरनेस, दूसरी है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, एंड थर्ड है हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है
खुद के बारे में अवेयर रहना, अपने आप को समझना, हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, उनको समझना, जिसमें सबसे पहला इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि अपने इमोशंस को और उन इमोशंस का क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में अवेयर रहना। इसमें कुछ समझाने वाली बात आई डोंट थिंक है कि आपको इमोशनली अवेयर रहना चाहिए। दूसरी है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो सेल्फ असेसमेंट कर पा रहा है एक्यूरेटली। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है अपनी वीकनेसेस को और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ पाना। एंड तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि बताता है कि एक पर्सन की कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो पिछले वाले में भी अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, इस वाले में भी हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जितने याद हो जाए ठीक है, नहीं आए तो अपने आप से लिख देना जो जो समझ में आए। सेल्फ अवेयरनेस में हमें इमोशनल अवेयरनेस रखना है, इमोशंस को समझना है। देन एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट करना है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना है। एंड लास्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ वर्थ को समझना है। ये तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, सब कुछ समझ लिया, इमोशन समझ लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस समझ लिया, कैपेबिलिटीज़ और सेल्फ वर्थ समझ लिया। फिर आता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट क्लस्टर। इसके अंदर क्या क्या आती है? इसके अंदर 6 चीज़ें आती हैं। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट, इनिशिएटिव एंड ऑप्टिमिज्म। अब जो जो समझा है उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। सबसे पहला है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी इंपल्सेस होते हैं, डिसरप्टिव इमोशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उसको अंडर चेक रखते हैं, बेसिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। देन सेकंड था इसमें ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलना और अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करना। आई थिंक हर पर्सन की अपनी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए और उसको मेंटेन करना, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने एक्ट करना, इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। लाइक यू मस्ट बी सीइंग सो मैनी पीपल्स ऑन द इंटरनेट डूइंग लिटरली एनीथिंग, नॉट जजिंग बट या मे बी इट्स देयर वैल्यूज़। तो जिस तरीके से वो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। एंड थर्ड वन इज़ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डील विद चेंज। भाई ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि जो चेंज हो रहा है उसको हम कैसे डील कर पा रहे हैं वो। देन नेक्स्ट वन इज़ अचीवमेंट, दैट टेल्स अ पर्सन्स स्ट्राइव टू प्रूव और अचीविंग अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। मतलब कि क्या कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं अचीवमेंट। देन नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब रेडीनेस टू एक्ट ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इनिशिएटिव का मतलब है अगर आपके सामने कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपके इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं आप अपने इमोशंस की वजह से उसको कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इतने में वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है, इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उस पर एक्ट करने के लिए रेडी हो, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव। लास्ट वन इज़ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप परस्यू कर रहे हो परसिस्टेंस के साथ। इवन अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सेटबैक्स आ रहे हैं, तो भी आप उसमें गिव अप नहीं कर रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑप्टिमिज्म। तो ये हमारी दोनों पर्सनल कॉम्पिटेंस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। फिर आता है सोशल कॉम्पिटेंस क्लस्टर, जिसके अंदर हमारी सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सबसे पहला है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है एम्पैथी। गाइस ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा ब्रेन रॉट होने लगा है, वो ही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि हम दूसरे की फीलिंग्स को सेंस कर पा रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एंड उनके कंसर्न्स में भी हम एक्टिव इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, दैट इज़ एम्पैथी। देन ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस मतलब कि ग्रुप की रिलेशनशिप को हम समझ पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। देन है सर्विस ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है एंटिसिपेटिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड मीटिंग कंज्यूमर नीड्स। तो बेसिकली ये नॉर्मल हमारी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, ये लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस वगैरह के लिए है कि वो जो भी कंज्यूमर्स की नीड होती है उनको एंटिसिपेट कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एंड उनको मीट कर पाते हैं। दिस इज सर्विस ओरिएंटेशन। सो सोशल अवेयरनेस में 3 चीज़ें हैं, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को, पर्सपेक्टिव्स को, इंटरेस्ट को समझ पाना, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, जो पूरा ग्रुप है उसकी रिलेशनशिप को इंटरप्रेट कर पाना, एंड सर्विस ओरिएंटेशन, कस्टमर्स की नीड को रिकॉग्नाइज, एंटिसिपेट और फुलफिल कर पाना। देन द फोर्थ वन इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर 6 कॉम्पिटेंसीज हैं। सबसे पहला है डेवलपिंग अदर्स विच आर असेसिंग वंस एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट नीड। सो दूसरों को डेवलप करना मतलब दूसरों की जो एबिलिटीज़ हैं और नीड्स हैं उनकी डेवलपमेंट की, उसको असेस कर पाना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। लाइक एज अ मैनेजर तुम दूसरों को डेवलप कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर जितने लोग काम कर पा रहे हो तुम उनकी एबिलिटीज़ पहचान पा रहे हो, देन उसको यूज़ करोगे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। दिस इज़ मेनली डेवलपिंग अदर्स, नॉट यूजफुल फॉर अ पर्सनल लाइफ लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देन इंस्पिरेशनल लीडरशिप मतलब एबिलिटी टू इंस्पायर अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। जो भी ग्रुप्स हैं जिसको भी तुम लीड कर रहे हो उनको अच्छे से इंस्पायर कर पा रहे हो, कोई भी इंडिविजुअल तुम्हारे अंदर है तो उसको इंस्पायर कर पा रहे हो, नहीं, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशनल लीडरशिप। देन चेंज कैटलिस्ट विच इज़ द एबिलिटी टू मैनेज और इनिशिएट चेंज। तुम एक कंपनी में मैनेजर हो, अब उस कंपनी में बहुत ही बड़ा चेंज लाना है,
एंड जितने भी लोग हैं वो उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, तुम्हें पता है। अब उस सिचुएशन में तुम कैसे चेंज को, अब तुम्हारे बॉस ने बोला तुम्हें ये चेंज लाना है, ओनर चाहते हैं कि चेंज आए, एंड एज अ मैनेजर तुम्हें सबको कन्विंस करना है कि ये चेंज आ पाए, सारे एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना है, उनको समझाना है। दिस इज़ द एबिलिटी टू मैनेज और इनिशिएट चेंज, इसको बोलते हैं चेंज कैटलिस्ट। देन इन्फ्लुएंस विच इज़ बिल्डिंग इफेक्ट टैक्टिक्स फॉर परसुएशन। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, मतलब उनको परसुएट करना कोई चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ ना करने के लिए, किसी ओपिनियन के टूवर्ड्स, किसी पर्सन के टूवर्ड्स इन्फ्लुएंस करना। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू वर्क थ्रू डिसएग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएट। आप काम करते हैं तो हर ऐसा नहीं कि हर कोई हमारे साथ अग्री करेगा, कई बार हमें डिसएग्रीमेंट्स फेस करने पड़ेंगे, लोग के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। इस चीज़ को करना होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एंड देन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कहीं भी काम करोगे देयर विल बी पीपल अराउंड यू, उनके साथ काम करना, टीम वर्क में कोलैबोरेट करके चलना, कॉमन गोल पे एक सेंस ऑफ टीम वर्क क्रिएट करना, दैट इज़ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। सो सोशल अवेयरनेस में एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड सर्विस ओरिएंटेशन। एम्पैथी लोगों को समझना, ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप सबके रिलेशनशिप को समझना, सर्विस ओरिएंटेशन वो कस्टमर्स वाला पॉइंट, उनकी नीड्स को फुलफिल रिकॉग्नाइज करने वाला पॉइंट, ठीक है। एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर 6 हैं, दूसरों को डेवलप करना, इंस्पिरेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करना, कोई चेंज आ रहा है उसमें एज अ कैटलिस्ट वर्क करना, इन्फ्लुएंस करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ये हो गया हमारा काम ख़त्म। देन द लास्ट मॉडल इज स्ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको डिस्क्राइब किया था पेट्राइट्स एंड फरहम ने 2000 ईयर में। इन्होंने डिस्क्राइब किया इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ सेल्फ परसेप्शन ऑफ इमोशनल एबिलिटी एंड अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स। कि इमोशनल इंटेलिजेंस पता है क्या होता है एक्चुअली, अगर हम देखें तो एक पर्सन है, उसने अपने बारे में क्या परसेप्शन रखा है। अगर कोई पर्सन हमेशा ये सोचता है कि यार मैं तो बहुत स्ट्रेस रहता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस रहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत चल रहा है, तो एक्चुअली उसके इमोशन में तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत चलता हुआ ही तुम्हें दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से ये इन्होंने बोला है कि एक बंदे का सेल्फ परसेप्शन क्या है अपनी इमोशनल एबिलिटी की तरफ। वहीं एक पर्सन है जो कि सोचता है मैं तो बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं तो स्ट्रेस नहीं लेता चीज़ों का, तो एक्चुअली वो पर्सन स्ट्रेस नहीं लेता, वो आपको दिखेगा, वो पर्सन आपको चिल दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो पर्सन की सेल्फ परसेप्शन होती है वही उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है एक तरीके से। एंड अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स, और जो भी उसके ट्रेट्स हैं, कैसे वो बिहेव करता है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस लेवल की होने वाली है। तो इसको उन्होंने एक बहुत ही पोएटिक वे में बोला है दैट इट इज़ द कॉन्स्टलेशन ऑफ सेल्फ परसेप्शंस। तो एक तरीके से जो भी आपकी अपने बारे में परसेप्शन होती है वो ही एक्चुअली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बन जाती है। लोकेटेड इज द लोअर लेवल ऑफ पर्सनैलिटी हायरार्कीज़, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हम अपने सर पे थप्पा लगा के घूम रहे हैं कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपनी टुवर्ड्स ऐसी फीलिंग होती है कि लाइक कोई एग्ज़ाम है, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मैं कितनी मेहनत कर लूँ मुझसे वो नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पर भी वो चीज़ इफेक्ट करती है, राइट। तो हम ना चाहते हुए लाइक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पकड़ के बैठा हुआ होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को हार्म कर रही होती हैं चीज़ें। तो इसमें बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि वेलबिंग ट्रेड्स क्या होती हैं। कोई पर्सन हम कैसे बोल सकते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छे से रहता है, लाइक वो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म है, किसी के अंदर सेल्फ एस्टीम है, तो वो वेलबिंग ट्रेड्स हुई है, कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं वेलबिंग को। सेल्फ कंट्रोल ट्रेड्स क्या होती हैं कि वो पर्सन अपनी इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाता है, इम्पल्स कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब। इमोशनलिटी ट्रेड्स क्या है, एम्पैथी, इमोशनल परसेप्शन, इमोशन एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप्स, सोशेबिलिटी ट्रेड्स हो गई, इमोशनल मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, सोशल अवेयरनेस। मतलब इसके लिए ट्रेड से पता चल जाता है कि वो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं। लाइक मैं तुम्हें ट्रेड्स बताऊं कि बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड एंड लोनली, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि उस पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या होने वाला है। तो ये एक बारी इसको पॉज करके रीड कर लेना। इसकी हमारे सारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा कि हमने पढ़ रखे हैं, हाँ यू आर राइट हमने पढ़ रखे हैं, बट ठीक है ऐसा ही सिलेबस है। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना कि हम कैसा फील करते हैं और ऐसा हम क्यों फील कर रहे हैं, अवेयर रहना, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस रहेगी अगर हमें हमारी फीलिंग्स की, तो इससे हमारे लिए ईजी होगा। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो हम उनको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो इंक्रीज अवेयरनेस जो है हमारे लिए ईजी बना देती है इमोशंस को मैनेज करना। ये एबिलिटी होती है अपने इमोशंस को रीड और अंडरस्टैंड करना, एंड उनका इम्पैक्ट क्या होगा दूसरे लोगों के ऊपर उसको भी समझना। सो लिखने को आए तो लिख देना, इट इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इमोशंस, नीड्स, डिज़ायर्स। सब चीज़ें हम अपनी समझ रहे हैं, ना कि सिर्फ इमोशंस, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेल्फ अवेयरनेस, नॉट इमोशनल अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में सब चीज़ें पता होना, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने इमोशंस, अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स। इसका मतलब है अपने आप को डीपर, अपने आप को अच्छे से जानना, किसी और चीज़ को समझने से पहले अपने आप को अच्छे से समझना। जो लोग अपने आप को असेस करते हैं वो सेल्फ अवेयर होते हैं।
ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जो भी लोग अपने इमोशंस के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा भाई जितना लिख सकते हो लिख देना कि अवेयर होने का मतलब क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सब। फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, इसको सेल्फ रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर पाना, ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। लाइक तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें बहुत डर लग रहा है, इसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में अगर तुम अपने डर को मैनेज कर पाओ, अपने थॉट्स को मैनेज कर पाओ एंड एक्शन ले पाओ, पढ़ाई कर पाओ, तो तुम्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट शायद मिल जाए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप मैनेज कर पाते हो, और वेलबींग बढ़ेगी। इमोशंस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स होते हैं कि वो बंदा एक्चुअली में कैसा है। बट जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ईजी होता है कि हम ओवरवेल्म हो जाए एंड अपना कंट्रोल खो दें। अगर हम मैनेज करने की एबिलिटी सीख लें, स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी सीख लें, इमोशनली प्रेजेंट होना सीख लें, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए हमारे इमोशंस को मैनेज करना। तो बेसिकली हम अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे, इंपल्सिव थॉट्स एंड एक्शंस को रिस्ट्रेन कर पाएंगे, हेल्दी वे में इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे, कोई इनिशिएटिव, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इनिशिएटिव ले पाएंगे, कमिटमेंट्स के साथ कीप अप कर पाएंगे, और अगर कोई चेंजिंग सिचुएशन है तो अडेप्ट कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट। फिर सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव द इमोशन ऑफ अदर्स एंड रीड सिचुएशंस अप्रोप्रिएटली। मतलब कोई भी सिचुएशन है उसको हम अच्छे से रीड कर पाए, सोशली अवेयर है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कोई बंदा कैसा फील कर रहा है, उसके क्या इमोशंस हैं, सराउंडिंग में अवेयर रहना, दैट इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस फैसिलिटेट्स रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज इन एडिशन टू वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे नहीं है कि सामने वाला बंदा अगर आपसे आके कुछ बोले तो ही आपको पता चल रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि आपको उसकी शक्ल देख के पता चल जाना चाहिए कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो ना कि सिर्फ आप वर्बल क्यूज़ को इंटरप्रेट कर पा रहे हो, बल्कि नॉन वर्बल क्यूज़। कुछ एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन, ऐसे लग रहा है सब लोग ऐसे परेशान से दिख रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए, नॉन वर्बल क्यूज़ भी समझ आने चाहिए। दिस इज़ सोशल अवेयरनेस। कोई पर्सन है उसके आसपास आतंकवादी घूम रहा है, उसको कोई अवेयरनेस ही नहीं है, दिस इज़ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ सोशल अनअवेयरनेस, राइट। आपने वो वीडियो देखी होगी पहलगाम की, वहाँ पर एक बंदा है जो कि वो जिप लाइन होती है, राइट, उस पर जा रहा है एंड देन नीचे वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं एंड वो इन्जॉय करते हुए जा रहा है। उसको सोशल अवेयरनेस ही नहीं है कि वहाँ पर नीचे लोग मर रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट ही इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल अवेयरनेस कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज़ करना, राइट। तो ना कि सिर्फ ये ज़्यादा एम्पैथेटिक होने या सोशली कंफर्टेबल होने के लिए ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए भी ये स्किल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू हु हैव मूव्ड आउट in another city, you don't have a guardian over there, so it's very important for you to become socially aware, ताकि आप सिचुएशंस को समझ पाओ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस तरीके से, राइट। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू टेक वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस टू मैनेज सोशल इंटरेक्शंस इफेक्टिवली। वही है कि हम हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो बेसिकली जो हमारी 3 डायमेंशंस अगर आपके अंदर ये है तो आप अच्छे से रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर पाओगे। सेल्फ अवेयर हो, खुद को समझते हो, खुद को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सोशल अवेयरनेस है आपके अंदर, तो तुम्हारी जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम है वो अपने आप हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना कि लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस करें, पहला स्टेप होता है दूसरों के साथ वर्क करना और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का। अगर इमोशनल अवेयरनेस प्रेजेंट है तो आप इफेक्टिवली लर्न कर सकते हो नई सोशल इमोशनल एबिलिटीज़ को, जो कि आपकी रिलेशनशिप की एफिशिएंसी, सक्सेस को, फुलफिलमेंट को इन्हेंस करेंगे। आपकी रिलेशनशिप अच्छे समझेगी नहीं चलेगी। अगर आप खुद को समझ पा रहे हो, दूसरों को समझ पा रहे हो, सोशली अवेयर हो, तो आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम अपने आप हो जाएगा। फिर हमारे बहुत ही हलवा टॉपिक्स बचे हैं, मेजरमेंट ऑफ EI एंड द लास्ट वन डेवलपमेंट ऑफ EI। इसमें ना अपने आप से जितना लिख सको लिख देना। तो मेजर्स क्या होते हैं, 3 मेन मेथड्स होते हैं। पहला है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मतलब जो पर्सन है वो आंसर करता है क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन इमोशंस एंड बिहेवियर्स। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चनर या फिर रेटिंग स्केल का यूज़ होता है। मतलब कि मान लो कि कोई हमने क्वेश्चनर बनाया, उसमें इमोशन से रिलेटेड आंसर है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उनका आंसर करने से हमें एक आइडिया लग जाएगा हमारे इमोशंस एंड बिहेवियर के बारे में। और फिर क्या होता है, एक ना इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री होता है और एक इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल होता है। उस पर मतलब आपका ये कितना स्कोर आया तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अवेयर हो। बट ईजी है, क्विक है, बट क्या है, हो सकता है कि जो पर्सन आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर ना करें, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट आंसर ना करें, झूठ बोल दें, या फिर झूठ ना भी बोले तो उनको अपने बारे में ही नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो। तो ये होता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, कि इमोशंस एंड बिहेवियर्स के बेसिस पे एक क्वेश्चनर बनाया गया है और एक रेटिंग स्केल है, उसमें आप क्वेश्चंस को आंसर करो, कितना स्कोर आया, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या फिर नहीं। फिर आता है एबिलिटी बेस्ड टेस्ट। एबिलिटी बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम एक्चुअल इमोशनल एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। इससे पता चलता है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस हैं कि नहीं।
ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट ये ना बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि एक मेयर सैलोवे क्रॉसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने बनाया है, कोई टेस्ट होता होगा इसमें। चार्ल्स की आप भाई देखो, वो मेयर सैलोवे वाला एबिलिटी मॉडल था, उसके 4 जो पॉइंट्स होते हैं वो लिख सकते हो यहाँ पर। एबिलिटी बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर उनके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करना होता है, सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम्स को, एंड उससे पता चल जाएगा कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो या फिर नहीं। एंड थर्ड है ऑब्जर्वर रेटिंग्स, 360 डिग्री फीडबैक। मतलब बहुत ही सिंपल है, अपने फ्रेंड के पास जाओ, फ्रेंड के पास तो मत ही जाना, बट हाँ कलीग के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, बॉस के पास जाओ, उनसे बोलो कि हमारी इमोशनल स्किल्स को आप रेट कर दो। इससे ना आपको बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगी कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो। फ़ायदा है, रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी आपको कि स्कूल में आपका बिहेवियर क्या है, कॉलेज में क्या है, दोस्तों के साथ क्या है, बॉसेस के साथ क्या है, क्या उनको लगता है आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो कि नहीं। बट हाँ, ये दूसरों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हो सकता है हम कहें कि नहीं नहीं वो तो खुद ही इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो हमें क्या बताएगा। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया दे देगा हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ही आसान, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, कैसे एक बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझना शुरू करो, दिन में 10 मिनट बैठा करो, जर्नल किया करो, लिखा करो कि आज मेरे को ऐसा फील हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा, उस पर रिफ्लेक्ट करो, क्या मुझे ऐसा फील होना चाहिए था, क्या मुझे डिपेंड करना चाहिए था उस पर्सन के ऊपर अपना इमोशनली, क्या मुझे उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए थी, क्या मुझे उसके साथ टाइम पास करने जाना चाहिए था। एंड माइंडफुलनेस, लाइक मेडिटेशन कर लिया करो थोड़ा बैठ के, माइंड काम होगा तो आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही है उनको एनालाइज़ करो कि मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, ये सब चीज़ें, राइट। देन सेकेंड है इमोशनल रेगुलेशन, जब भी एंगर वाली सिचुएशन आती है, स्ट्रेस सिचुएशन आती है, सैडनेस सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे कंट्रोल कर पाओगे। डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव सोचना, एफर्मेशंस होती हैं, वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। एम्पैथी, आप अपने बारे में ही नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। सोचा करो कि वो कैसा फील कर रहा होगा, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, जाके सॉरी बोल के आ जाया करो। कोई तुमसे बात करना चाह रहा है तो उसको बिना इंटरप्ट करे कभी कभी सुन लिया करो, दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। देन सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि क्लियरली कम्युनिकेट किया करो। कम्युनिकेशन क्लियरली होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो इमोशंस सही रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल किया करो, ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई हमसे बदतमीज़ी से बात करे तो हम भी उससे वैसी बात करें, इग्नोर करके आ सकते हैं हम। कामली हैंडल किया करो, दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट किया करो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ही राइट हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला गलत ही हो सकता है हम दोनों गलत हों या फिर हो सकता है हम दोनों सही हों। तो दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ें हम हमारी लाइफ में लाएंगे तो हमारे इमोशंस जो है अपने आप ही हैंडल हो जाएंगे। फिर कुछ टूल्स होते हैं, अगर आपके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम प्रोग्राम्स जो स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सोशल इमोशनल लर्निंग के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। देन यू कैन गो फॉर थेरेपी, अगर आप डील कर रहे हो किसी अपनी लाइफ में किसी डिफ़िकल्टी के साथ, यू कैन गो फॉर थेरेपी फॉर बेटर इमोशनल कंट्रोल। इफ़ यू हैव पीपल अराउंड इन योर लाइफ हु कैन सपोर्ट यू, इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव लाइक गुड पेरेंट्स और siblings, communicate with them, have a like discussion, and you can always go for all such tools to improve your emotional intelligence. तो एग्ज़ाम के लिए तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से लिख के आ सकते हो, जितना समझ में लिख देना। एंड विद दिस हमारा 1 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा जो पेपर है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो कंप्लीट हो गया है। तुम्हें क्या करना है, अभी एक बारी रीड कर लेना इमोशनल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन में तुम उसको चेप के आ सकते हो और तुम्हें उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहले अगर स्टार्टिंग में लिखोगे आंसर लंबा लगेगा। सिग्निफिकेंस एक बार रीड कर लेना, 5 पॉइंट रीड कर लेना। फ़ायदे क्या होंगे यार, मतलब खुद ही सोच लो, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे होंगे वो लिख के आ जाना। मॉडल्स एक बार देख लेना, एबिलिटी मॉडल के हमारे 4 पॉइंट होते हैं, उनकी हेडिंग्स तो एटलीस्ट याद कर लेना। मिक्स मॉडल में 2 मॉडल हैं, बारोन और गोलमैन का। बारोन के अंदर 5 पॉइंट थे, जो इंट्रापर्सनल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, जनरल मूड वाला मैंने बताया था, उसकी हेडिंग्स याद कर लेना। अंदर वाला याद करने की कोशिश मत करना, अगर टाइम नहीं है तो रीड कर लेना एक बारी। देन गोलमैन में 4 हैं हमारे, वो तो भाई वही वाले हो गए ना, सेम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन बिल्डिंग ब्लॉक्स में ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स मत भूलना प्लीज़। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट अपने आप से लिख के आ जाना, जितना लिख सको। मेजरमेंट याद रख लेना, सेल्फ रिपोर्ट, एबिलिटी बेस्ड टेस्ट एंड ऑब्जर्वर रेटिंग। सेल्फ रिपोर्ट में क्वेश्चनियर बनाते हैं, अपने खुद के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करते हैं, और रेटिंग स्किल्स उसको देखते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं। ईजी क्विक होता है बट 100% एक्यूरेट नहीं होता। फिर एबिलिटी बेस्ड टेस्ट क्या था,
वो मेयर सलोवे वाला चीज़ें लिख देना। 4 पॉइंट जो होते हैं, परसीविंग, यूजिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन, ये लिख देना। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है बट एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा ऑब्जर्वर रेटिंग, यानी अपने दोस्तों, कॉलीग्स, टीचर्स, बॉस से पूछ लो, रेट करवा लो अपनी इमोशनल स्किल्स। इससे हमें रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है। देन लास्ट टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें कुछ भी मत करना। कैसे डेवलप कर सकते हो? जर्नल कर सकते हो, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, जर्नल कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दूसरों को समझने की कोशिश करो, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की कोशिश करो, थेरेपी के लिए जा सकते हो, प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हो। ये सब चीज़ें लिख के हाँ जाना। बहुत ही आसान पेपर आने वाला है एंड वो हमेशा ही आसान आता है, टू बी ऑनेस्ट। बस इतना पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितना लिख के आ सकते हो लिख के आ जाना, बट हाँ टाइम भी देखते चलना। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल गया, ठीक है। मार्क्स देख के अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करना। लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लाइक 10-15 पॉइंट लिख देना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।